वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बाद के टॉपिक्स। नाउ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को तो डिस्कवर कर लिया। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मैनी अदर थिंग्स। तो न्यूट्रॉन की डिस्कशन को हम फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये एटॉमिक मॉडल्स आने के काफ़ी अरसे बाद ये डिस्कवरी हुई। नाउ साइंटिस्ट न्यू कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट के लिए नेक्स्ट चैलेंज था कि कैसे हम एक ऐसा एटम का मॉडल डिस्क्राइब करें जो ये शो कर सके कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है, और वो मॉडल स्टेबल भी हो। तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल्स लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, लाइक एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रॉन मॉडल, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन मॉडल, डायनामिड मॉडल, एरेक्नॉइड मॉडल, तो इस तरह के काफ़ी सारे मॉडल्स शामिल थे। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल दिया वो दिया हमारे पास रदरफोर्ड ने। तो लेट्स स्टडी कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। 1909 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जो एटम को एक्सप्लेन करता था और एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता था। नाउ हुआ ऐसा कि रदरफोर्ड की लेबॉर्ट्री के अंदर एक सेटिंग बनाई गई जिसमें हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की प्लेट को 360 डिग्री में रखा गया। सो ये हमारे पास जिंक सल्फाइड की प्लेट है जो कि 360 डिग्रीज में प्रेजेंट है। नाउ जिंक सल्फाइड की प्लेट की प्रॉपर्टी ये है कि जिंक सल्फाइड जो है दिस इज़ अ फ्लोरिसेंट मटेरियल। फ्लोरिसेंट मटेरियल का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब भी कोई रेडिएशन आएगी तो ये क्या करेगा, चमकेगा या फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेगा। नाउ इस 360 डिग्री जिंक सल्फाइड प्लेट के अंदर क्या किया गया, एक गोल्ड की फॉइल ली गई। नाउ ये जो गोल्ड की फॉइल थी ये हमारे पास बहुत थिन फॉइल गोल्ड की ली गई। नाउ अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें तो इट वाज अराउंड अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिन गोल्ड फॉइल। नाउ इस गोल्ड फॉइल के ऊपर रेडियो एक्टिव सोर्स से रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया गया। तो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकल के इस गोल्ड फॉइल के ऊपर थ्रो की गई। तो अब हमारे पास रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था गीगर मार्स्टन। ये ऑब्जर्वेशन गीगर मार्स्टन ने की कि जब हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल्स निकल के गोल्ड फॉइल के थ्रू जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन 99% ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सीधा ट्रैवल करते हैं और जिंक सल्फाइड की प्लेट को स्ट्राइक करते हैं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में। ना उसने साथ में ये भी नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होते हैं और हमारे पास डिफरेंट जगहों पे छोटी छोटी स्किंटिलेशन बनती है, लेकिन इन स्प्रेड होने वाले पार्टिकल्स की जो परसेंटेज थी दैट वाज वेरी लेस परसेंटेज। तो इस ऑब्जर्वेशन के बारे में गीगर मार्स्टन ने रदरफोर्ड को बताया। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट की इंटरप्रिटेशन कुछ यूँ ली। नाउ रदरफोर्ड ने ये इंटरप्रेट किया कि हमारे पास 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास कर गए हैं गोल्ड फॉइल के थ्रू। तो हमारे पास जो एटम है वो 99.9% एम्प्टी स्पेस है। अब जो पार्टिकल्स स्ट्राइक बैक हुए हैं अल्फा पार्टिकल्स, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एटम के सेंटर के अंदर एक डेंस मैस पड़ा है। इस डेंस मैस को हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब ये जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है इसके अंदर एटम का सारा मैस मौजूद है, इसलिए ये डेंस है। नाउ उस टाइम पे हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स ही डिस्कवर हुए थे। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल्स का मैस ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम देखने को मिलते हैं। सो न्यूक्लियस इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो मैस में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए न्यूक्लियस डेंस भी है और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है।
नाउ रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारे पास एटम की सारी स्पेस है इट इज़ 99.9% एम्प्टी स्पेस, लेकिन इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो हमारे पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, और बाकी जो स्पेस है दिस इज़ 99.9% एम्प्टी स्पेस। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे वो 99% एम्प्टी स्पेस से पास कर रहे थे, और जो हमारे पास स्मॉल परसेंटेज थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो एटम के न्यूक्लियस के साथ आके स्ट्राइक करते थे, और चूँकि न्यूक्लियस डेंस है, हैवी है, तो इस वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर रहे थे वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो रहे थे। सो दिस वॉज द रदरफोर्ड्स मॉडल, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास एक एटम की अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हुई, बट दिस मॉडल सून फेल्ड। नाउ लेट्स सी कि ये मॉडल क्यों फेल हुआ। नाउ हम रदरफोर्ड के मॉडल को व्यू करते हैं इन द व्यू ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। तो अगर क्लासिकल फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रदरफोर्ड के मॉडल को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है सेंट्रल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, विच इज़ इक्वल टू mv²/r और मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स प्रेजेंट है जिसको कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। नाउ इस फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। जब इस फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास इन दोनों चीज़ों की भी कोई ना कोई वैल्यू है, ये ज़ीरो नहीं है। तो क्लासिकल फिज़िक्स में इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करेगी, और जब सेंट्रीपीटल फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो एक्सेलरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। नाउ 1884 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स लॉ कहता है कि व्हेन एवर अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब कभी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो हमारे पास एनर्जी एमिट करता है। तो अगर इसी लॉ को उठा के एटम के मॉडल पे लगाया जाए तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इसके ऊपर सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और जब कभी इसको एक्सेलरेट किया जाए तो ये एनर्जी एमिट करेगा। तो क्लासिकल फिज़िक्स के व्यू में जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो साथ साथ ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट करता जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो एनर्जी कम होने की वजह से ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और एक टाइम पे एनर्जी जब इसकी ख़त्म होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो कोलैप्स हो जाएगा। देयरफॉर रदरफोर्ड के मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। लेकिन इस मॉडल के थ्रू हमें फॉर द फर्स्ट टाइम एक पिक्चराइजेशन मिली अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।